हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे। प्रजामंडल पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं। हम जो पिछला वीडियो हमने बनाया था राजनीतिक जन जागरण का, उसमें बताया था कि 1927 में बॉम्बे के अंदर एक संगठन बना था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। 1928 में उसकी आगे की प्रतिक्रिया राजस्थान में देखने को मिली जब राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद बना, और 1931 में उस राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की पहली मीटिंग, पहला सेशन, पहला अधिवेशन जो उसका हुआ था वो अजमेर में हुआ था, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। और वहां से बात उठी कि अब इस राजनीतिक चेतना के विकास के लिए प्रत्येक रियासत में संगठन खड़े करने पड़ेंगे, लोगों के अंदर पब्लिक अवेकनिंग लानी पड़ेगी, पॉलिटिकल अवेकनिंग लानी पड़ेगी। इसलिए हर रियासत में संगठन बनाए जाए। उन संगठनों को हम प्रजामंडल कहते हैं, या उनको हम प्रजा परिषद कहते हैं, या उनको हम लोक परिषद कहते हैं। तो 1931 के बाद ये प्रजामंडल का सिलसिला शुरू हो गया था। सबसे पहले कोई प्रजामंडल बना था यदि राजस्थान के अंदर तो जयपुर प्रजामंडल बना था, और उसी साल ही बन गया था। 1931 के अंदर ये प्रजामंडल बन गया था। 1931 ईस्वी में। तो सिंपल सा कभी सीधा सीधा ही आपसे ये पूछ ले कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1931। या राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था, तो जयपुर प्रजामंडल था, 1931 में बना था। कैसे बना, किसने बनाया, क्या काम किया, ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसे पीछे और ले जाना चाहूंगा। ऐसा नहीं था कि भाई जयपुर में प्रजामंडल बनने से पहले राजनीतिक गतिविधियां शून्य थी या गतिविधियां नहीं हो रही थी। थोड़े बहुत प्रयास पहले से हो रहे थे। बड़ा प्रयास जो देखने को मिलता है वो प्रजामंडल के रूप में था। लेकिन फिर भी वो जो प्रयास पहले हो रहे थे, जिन्होंने नींव के पत्थर का काम किया था, वो भी हमारे द्वारा पढ़े जाने चाहिए। वो कौन लोग थे, कौन से संगठन थे जिनके द्वारा ऐसे प्रयास किए गए थे, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में और बता दूं। बेसिकली हम 2-3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने पहले से ऐसे थोड़े प्रयास किए थे। एक अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रजामंडल की स्थापना से पहले से ही जयपुर के अंदर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया था, जयपुर में पॉलिटिकल अवेकनिंग लाने का प्रयास किया था। इनके एफर्ट्स रहे थे इससे। अर्जुन लाल सेठी के बारे में एक पूरा अलग से वीडियो हमने बनाया था, एक पूरी अलग से हमने क्लास ली थी अर्जुन लाल सेठी के बारे में, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां, उनकी पॉलिटिकल गतिविधियां हमने सब बताई थी। और उस दौरान मैंने एक स्कूल का नाम बताया था, एक विद्यालय का नाम बताया था, वर्धमान विद्यालय, कि इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। और मैंने बताया था कि इस प्रकार वर्धमान जो विद्यालय था वो कालांतर में क्रांतिकारियों की पाठशाला के रूप में सामने आया था, और यहाँ के क्रांतिकारियों ने देश में अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर भाग लिए थे। ये तमाम जानकारियां अर्जुन लाल सेठी वाला जो अलग से एक वीडियो उसके अंदर है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। पर फिर भी जयपुर में राजनीतिक चेतना का पहला प्रयास वर्धमान विद्यालय था, जो अर्जुन लाल सेठी द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आए हीरालाल शास्त्री। शास्त्री जी के 2 काम याद रखने वाली सी बात है। एक तो शास्त्री जी ने जयपुर में राजनीतिक चेतना के लिए एक संगठन बनाया था, जयपुर हितकारिणी सभा। जयपुर हितकारिणी सभा नाम का एक संगठन था शास्त्री जी का। ये जो संगठन था जयपुर हितकारिणी सभा, इस संगठन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो तो थे बालचंद शास्त्री। हीरालाल जी शास्त्री ने बनाया, रेख शास्त्री जी को और इसका अध्यक्ष बना दिया। और इसके जो मंत्री या सचिव बनाए गए थे वो थे केसरलाल कटारिया। केसरलाल कटारिया को इसका मंत्री या सचिव बना दिया गया था। ये मंत्री बना दिए गए थे और ये इसके अध्यक्ष थे। एक तो ये याद रखना, को सिंपल पूछ ले कि जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो हीरालाल शास्त्री ने की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष तो थे बालचंद शास्त्री। और इसके मंत्री कौन थे, इसके सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, एक प्रेसिडेंट हो गया, एक सेक्रेटरी हो गया, वो हो गया आपके केसरलाल जी कटारिया। एक संगठन और हीरालाल शास्त्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा ज्यादा याद रखना, जीवन कुटीर। जीवन कुटीर नाम की एक संस्था स्थापित की थी अपने, अब तो टोंक जिला लगने लगे, जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है अपने निवाई, तो निवाई टोंक में इन्होंने स्थापित की थी 1927 में जीवन कुटीर। क्या था जीवन कुटीर, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए आप। जीवन कुटीर क्या था। हीरालाल जी की एक पुत्री थे जिनका नाम था शांताबाई। शांताबाई पढ़ने वाली लड़की थी, पर उनमें यह भी ललक थी कि ठीक है मैं तो अच्छे परिवार से पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आसपास की जो लड़कियां, एक तो घर वाले वैसे लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं देते थे, फिर जो गरीब परिवार की बच्चियां थी वो पढ़ नहीं पाती थी, आर्थिक अभाव में नहीं पढ़ पाती थी। उस बच्ची को, शांताबाई को लगता था क्यों ना इनको मैं पढ़ाऊं।
और वो अपने आसपास की ऐसी बच्चियों को पढ़ाया करते थे। लेकिन ऐसे में ही अकाल मृत्यु हो गई, शांताबाई की डेथ हो जाती। जब शांताबाई की डेथ हो गई तो हीरालाल जी को बहुत बुरा लगा। हीरालाल जी को लगा कि यार, पर मेरी बच्ची ने जो बालिका शिक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, क्यों ना मैं उसको आगे बढ़ाऊं ताकि उसके प्रति वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उन्होंने छात्राओं के लिए, शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक संस्था की स्थापना की, जिसे हम जीवन कुटीर के नाम से जानते हैं। 1927 में निवाई टोंग के अंदर स्थापित की गई थी। यह संस्था आगे चलकर 1935 में एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में विकसित हुई, जिसे आज भी हम जानते हैं वनस्थली विद्यापीठ, जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए भारत के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ, जो कि अपनी पंचमुखी शिक्षा, 5-fold एजुकेशन के लिए जाना जाता है, कि जिसमें केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है, इसके अलावा भी गर्ल्स की जो आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, उनकी कोई कल्चरल एक्टिविटीज है, डिबेट से संबंधित जो चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो बातें हैं, वो तमाम शिक्षाएं भी दी जाती है। 5 प्रकार की शिक्षा दी जाती है, इसलिए हम उसको पंचमुखी शिक्षा के नाम से जानते हैं। वनस्थली विद्यापीठ जो गर्ल्स एजुकेशन का एक बड़ा केंद्र है। आप में से भी आपके आसपास में यदि कोई पढ़ा हुआ हो तो आप इस बारे में और वहां से जानकारियां ले सकते हैं। तो हीरालाल जी के 2 काम याद रखें। एक जयपुर हितकारिणी सभा बनाई थी राजनीतिक चेतना के विकास के लिए, जिसके अध्यक्ष थे बालचंद शास्त्री और मंत्री थे केसरलाल कटारिया। एक गर्ल्स एजुकेशन के लिए जीवन कुटीर की स्थापना की थी 1927 निवाई टोंक में, जो 1935 में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में लोकप्रिय हुआ, जो बालिका शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है तथा अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए, 5-fold एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये हीरालाल जी शास्त्री के प्रयास थे। स्वाभाविक सी बात है, वर्धमान विद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, एजुकेशन के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते थे कि बिना एजुकेशन के राजनीतिक चेतना का विकास नहीं किया जा सकता। फिर एक बंदे और, जमनालाल बजाज, काशी का बास सीकर के अंदर अपनी एक जगह पड़ती है, वहां के रहने वाले, गांधी जी के बहुत ही खास हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पैसे वाले आदमी थे, सेठ थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। और गांधी जी ने जितने आंदोलन किए थे, ऐसा कहा जाता है कि उन आंदोलनों के लिए सारा पैसा ही बजाज जी ने उपलब्ध करवाया था। कि बजाज जी की जो चेकबुक थी वो गांधी जी के पास रहा करती थी, साइन किए हुए चेकबुक दे रखी थी कि आपको तो जितने पैसे चाहिए इसमें से निकाल लेना और आंदोलन करो आप। तो गांधी जी के खुद के 4 बेटे थे, पर जो बेटा पैसा दे रहा था वो जमनालाल बजाज थे, इसलिए नाम ही पड़ गया इनका। गांधी जी का 5वां पुत्र, फिफ्थ सन ऑफ गांधी जी यदि किसी कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र यदि किसी कहा जाता है तो वो थे जमनालाल बजाज। गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। चूंकि गांधी जी के साथ में थे तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे थे, इनको बड़ा बुरा लगता था कि यार हमारा भारत गुलाम है, राजस्थान गुलाम हो रखा है, जयपुर गुलाम हो रखा है, मैं खुद गुलाम हूं। तो अपने आप को ये गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। ये भी याद रख लेना कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गुलाम नंबर 4 कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज। गांधी जी के और कितने खास रहे होंगे कि जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1920 के अंदर, तब गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई जितने भी टाइटल्स है, जितनी भी उपाधियां यदि किसी के पास है तो वो वापस दी जाए। उस समय जमनालाल बजाज ने गांधी जी के कहने पर अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी। वो उपाधि थी राय बहादुर। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान रिनाउंस कर दी थी, वापस अंग्रेजी सरकार को दे दी थी कि भाई ऐसी सरकार की कोई भी उपाधि को मैं स्वीकार नहीं करता। गांधी जी चूंकि खादी को बहुत बढ़ावा दिया करते थे, चरखे का उनके जीवन में बड़ा महत्व था, इसलिए जमनालाल बजाज ने अपने जयपुर में एक गांव पड़ता है अमरसर, अमरसर नाम का गांव है, यहां पर 1927 में एक संगठन बना दिया था, चरखा संघ। चरखा संघ नाम करके एक संगठन बनाया था, और इस संगठन में इनके साथ एक बंदे और थे जिनका नाम था बलवंत सांवलाराम देशपांडे। बलवंत सांवलाराम देशपांडे नाम के एक आदमी और थे। इन दोनों ने मिलके 1927 में अमरसर गांव के अंदर चरखा संघ की स्थापना की थी। तो सिंपल पूछ लेगी चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो अमरसर में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में की गई थी। किसने की थी? तो जमनालाल बजाज थे, इनके साथ में बलवंत सांवलाराम देशपांडे और थे, जिन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी खादी को बढ़ावा देने के लिए। ये कुछ शुरुआती प्रयास थे जो जयपुर के अंदर किए गए थे। जब ये प्रयास किए गए, मैंने बताया कि चूंकि एजुकेशन के प्रयास थे, जब लोगों के अंदर एजुकेशन आई, स्टूडेंट्स में एजुकेशन आई, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के कुछ संगठन बने। जैसे स्टूडेंट्स का एक संगठन यहाँ पर बना था छात्र मंडल, छात्रों ने प्रयास करने शुरू किए तो एक संगठन यहाँ पे बना था प्रयास परिषद।
प्रयास परिषद नामक एक संगठन और बना था। तो कोई पूछ ले कि छात्र मंडल और प्रयास परिषद जैसे संगठन कौन सी रियासत में प्रजामंडल गतिविधियों के दौरान या राजनीतिक जनजागरण के दौरान देखने को मिलते हैं, तो जयपुर रियासत है। तो अर्जुन लाल सेठी ने वर्तमान विद्यालय शुरू किया था, ये अलग से एक वीडियो में आप देख सकते हैं। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर हितकारिणी सभा बनाई थी, बालचंद शास्त्री अध्यक्ष थे और केसरलाल कटारिया इसके मंत्री थे। 1927 में निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर 1935 में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से स्थापित हुआ, जो आज भी गर्ल्स एजुकेशन के लिए जाना जाता है, जहां पर पंचमुखी शिक्षा दी जाती। जमनालाल बजाज, जो कि काशी का बात सीकर के रहने वाले थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों द्वारा दी गई अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। इन्हें गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। इन्होंने 1927 में जयपुर के अमरसर गांव में बलवंत सांवलाराम देशपांडे के साथ मिलकर चरखा संघ की स्थापना की थी, जो खादी को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था। स्टूडेंट्स के 2 संगठन मैंने आपको बताया, एक छात्र मंडल था और एक प्रयास परिषद था। ये शुरुआती कुछ प्रयास है जो जयपुर के अंदर किए जा रहे हैं राजनीतिक गतिविधियों के बढ़ावा देने के लिए। इनके अलावा भी कुछ बातें और। तो ये तो 2-3 नेता थे कि भाई कौन कौन लोग हैं जो ऐसी बातों में थे। तो अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री और जो आपके जमनालाल बजाज है, हम तीनों के बारे में जानते ही हैं अच्छे से, और इनकी बातें और भी हम आगे पढ़ेंगे। इसी बीच 1922 में जयपुर के अंदर एक आंदोलन और हुआ था। 1922 के अंदर हुआ क्या था कि जब से भारत में मुस्लिम शासन आया था, मुस्लिम शासन आने के बाद में भारत की भाषा बन गई थी फारसी। इसलिए आज दिन तक अपने तो मुहावरा है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि जो लोग पढ़े लिखे होते थे उनको फारसी भाषा आया करती थी, उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियां मिला करती थी। अंग्रेजों के आने के बाद घटना चक्र घूमा, अब भाषा हुई अंग्रेजी, कि जिनको अंग्रेजी आएगी उनको नौकरियां वगैरह मिल जाएगी। अंग्रेजी चूंकि अंग्रेजों की ज्यादा अच्छी थी या बाहर के प्रांत वालों की थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए उन लोगों को अपने यहाँ पे नौकरियां ज्यादा मिलने लगी। इसलिए अपने यहाँ के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन चलाया कि नहीं, न तो फारसी न अंग्रेजी, हमारे तो हिंदी भाषा लगाई जाए। इसलिए 1922 में जयपुर के अंदर हिंदी राजभाषा आंदोलन शुरू किया गया था। हिंदी राजभाषा आंदोलन 1922 में जयपुर के अंदर शुरू किया गया। 2 बंदे थे इसको शुरू करने वाले, जिन्होंने इसको शुरू किया था। एक ठाकुर कल्याण सिंह खतरियावास थे और एक श्यामलाल वर्मा थे। तो कोई पूछे आपसे कभी कि हिंदी राजभाषा आंदोलन कहाँ किया गया था, तो जयपुर के अंदर किया गया था। और किस किस ने किया था, तो कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा ने किया था। कब किया था, तो 1922। श्यामलाल वर्मा के बारे में एक बात और याद रखना, श्यामलाल वर्मा ने 1942 के अंदर एक समाचार पत्र का प्रकाशन करना शुरू किया था। जयपुर का समाचार पत्र था, इसलिए नाम ही था जयपुर समाचार। एक डेली न्यूज़पेपर था, दैनिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था इन्होंने, श्यामलाल वर्मा ने 1942 में जयपुर समाचार नाम करके। इसी बीच 1926 में यहां पर एक आंदोलन और चला गया। 1925-26 के अंदर एक आंदोलन और चला। आंदोलन क्या था कि जयपुर में अकाल पड़ा हुआ था, जयपुर में भयंकर वाला अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के समय में भी जो सरकार थी, जयपुर की जो सरकार थी, वो जयपुर का अनाज बाहर भेज रही थी, अनाज का एक्सपोर्ट कर रही थी। तो लोगों ने कहा कि भाई अपने इधर तो भूख मर रहे हैं अकाल की वजह से, और आप जो अनाज है उसका एक्सपोर्ट कर रहे हो, यदि आपके पास ज्यादा भी है तो भी उसका एक बार एक्सपोर्ट रोक लो, कम से कम यहाँ की जनता के तो पूरा है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर देना। तो उस अनाज निकासी के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था 1925-26 के अंदर। अनाज निकासी आंदोलन अकाल के समय चलाया गया था। यही मान लो जैसे इस बार अपने हुआ कि अपने पास वो कोरोना वाली कौन सी दवाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कि वो अपने पास खूब सारी थी, खूब सारी क्या बम्पर ही भयंकर तरीके से पड़ी थी अपने पास तो, और दुनिया वालों को लगा कि यार इससे थोड़ा कोरोना ठीक हो रहा है, तो उन्होंने अपने से मांगी कि हे भारत रूपी हनुमान जी, जैसे संजीवनी लेके आए थे हनुमान जी, वैसे तुम हमें यदि ये दे दो तो हमारे थोड़ी ठीक हो जाए। और अपने वालों ने बोरे भर भर के भेजे, ले लो साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमसे जितनी चाहिए उतनी ले लो। हालांकि तब भी अपने तो कई लोगों ने ये शोर मचाया था कैसे कैसे बांट दी, अपने तो यहाँ पे बीमारी फैल रही है, अपने यहाँ पे नहीं दे रहे। तो उसका प्रोडक्शन तो अपने इतना था कि अपने यहाँ पे बांट मूट की पूरी दुनिया को बांट दे, तो भी अपने तो कम नहीं पड़ रही थी, पर फिर भी कुछ लोगों ने हल्ला काटा ही था उस टाइम। तो वैसा ही कुछ ये मान लो कि 1925-26 में अपने अकाल पड़ा हुआ था, उस समय अनाज बाहर भेजा जा रहा था, लोगों ने विरोध किया, अनाज निकासी आंदोलन चलाया था। अब इस समय स्थिति के विकट होने के एक कारण और थे। कारण क्या था कि अपने जयपुर के राजा हुआ करते थे सवाई मानसिंह सेकंड।
सवाई माधो सिंह का निधन हो गया था, सवाई माधो सिंह सेकंड का निधन हो गया था। उनके बाद सवाई मान सिंह सेकंड को राजा घोषित किया गया था, लेकिन वो छोटे थे, अभी तक मेयो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे। और अंग्रेजी राज के दौरान यदि कोई राजा जब तक शासन योग्य नहीं हो जाया करता था, तब तक वहां पे शासन जो था वो एक काउंसिल बना दिया करते थे, एक परिषद बना दिया करते थे, वो चलाया करती थी। और यहाँ पर एक रीजेंसी काउंसिल थी, और वो रीजेंसी काउंसिल जो थी वो यहाँ पर शासन चला रही थी। राजा पढ़ रहे थे, रीजेंसी काउंसिल के हाथ में शासन था, वो शासन चला रहे थे। ये जो शासन था इसमें भ्रष्टाचार बढ़ावा था। ये जो शासन था, ये शासन अक्रमणीय हो रखा था, और लोगों की मांग थी कि यार इस रीजेंसी काउंसिल वाले शासन को समाप्त किया जाए और राजा का शासन यहाँ पर स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रीजेंसी काउंसिल की वजह से लफड़ा चल रहा था। और 1 सितंबर 1927 को लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने विरोध करना शुरू किया। विरोध किया तो रीजेंसी काउंसिल की तरफ से ऑर्डर वेयर यहाँ पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के अंदर एक बंदा शहीद हो गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और 37 लोग उसके अंदर घायल हो गए थे। 1 सितंबर 1927 को यहाँ पे फायरिंग कर दी गई थी। हालांकि फायरिंग की तो लोगों को गुस्सा और बढ़ा और कहा गया कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो आप, तो हाथों हाथ कहा गया एक जांच आयोग बनाएंगे, जिन जिन ने गलतियां की है उनको हम दंडित करेंगे। एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया गया, एक जांच आयोग बिठा दिया गया जिसमें 2 सदस्य थे। एक का नाम था नानक राम जौहरी और एक थे सैयद इफ्तिखार हसन। सैयद इफ्तिखार हसन 2 बंदे थे। तो कोई पूछे कि 1927 में जब फायरिंग की गई थी उसके बाद जो जांच आयोग इंक्वायरी कमीशन बना था उसके 2 मेंबर कौन कौन थे, तो नानक राम जौहरी थे, एक सैयद इफ्तिखार हसन थे। ये घटनाक्रम शुरुआत के अंदर चल रहे थे, थोड़ी थोड़ी राजनीतिक चेतना आ रही थी। इसी बीच मेवाड़ में मैंने एक बड़े नेता बताए थे आपको, मेवाड़ का इक्की आंदोलन, सिरोही का भील आंदोलन, उसका एक बड़े नेता मैंने बताए थे आपको, मोतीलाल तेजावत, जिन्हें हम आदिवासियों के मसीहा के नाम से जानते हैं। मोतीलाल तेजावत 1922 में नीमड़ा हत्याकांड के बाद फरार हो गए थे। 1929 में गांधी जी के कहने पर उन्होंने सरेंडर कर दिया था और पकड़ लिए गए थे। इनका भी एक अलग से पूरा वीडियो, आप उसमें ये सारी बातें देख सकते हो, सुन सकते हो। 1929 में जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जब ये जेल के अंदर थे, तो जयपुर के अंदर मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल 1931 मोतीलाल दिवस। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि मोतीलाल दिवस कहां पर मनाया गया था, जयपुर के अंदर मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 5 अप्रैल 1931 को मनाया गया था जयपुर में मोतीलाल दिवस, मोतीलाल तेजावत की रिहाई के लिए। मोतीलाल तेजावत जो कि इक्की आंदोलन के नेता थे। तो 2 बातें बेसिकली ज्यादा, तो एक तो हिंदी राजभाषा आंदोलन 1922 का जो कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा ने चलाया था, जो श्यामलाल वर्मा बाद में 1942 में जयपुर समाचार नाम का एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। 1925-26 में अकाल के समय अनाज बाहर भेजा जा रहा था, अनाज निकासी आंदोलन चला था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लोगों ने आंदोलन किया तो रीजेंसी काउंसिल द्वारा फायरिंग करवाई गई 1 सितंबर 1927 को, उसमें एक व्यक्ति शहीद हुआ और 37 लोग उसके अंदर घायल हो गए थे। इसकी जांच के लिए कमीशन बना था, इसके 2 सदस्य थे, नानक राम जौहरी और सैयद इफ्तिखार हसन। और मोतीलाल तेजावत की रिहाई के लिए 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया था। अब तक खूब सारी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ चुकी थी और अभी मैंने आपको बता ही दिया कि राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी, तो इन बढ़ी हुई राजनीतिक गतिविधियों का प्रमाण था जयपुर प्रजामंडल, जो कि 1931 में स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। किसने स्थापित किया? अब किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को, किसी भी प्रजामंडल को बनाने के लिए खूब सारे लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके नाम पढ़ते हैं। एक तो बजाज जी, मैंने बताया कि अपने जयपुर में पहले से काम कर रहे थे राजनीतिक चेतना के लिए, कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, गांधी जी के खास हुआ करते थे। एक तो बजाज जी थे और बजाज जी के साथ में एक बंदे और थे, कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी और बजाज जी, जमनालाल बजाज, इन लोगों ने मिलकर 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। लेकिन 1931 में प्रजामंडल बना तो दिया, लेकिन अगले 5 साल तक प्रजामंडल सुषुप्त अवस्था के अंदर रहा। प्रजामंडल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं चलेगी। बजाज जी अपने दिल्ली अंगेज हो गए थे, कपूर चंद पाटनी यहाँ पर कोई ढंग की आंदोलन वगैरह चला नहीं पाए। 5 साल बाद 1936 में लौटे, बजाज जी आए। बजाज जी ने आगे पूछा कि यार क्या चल रहा है, प्रजामंडल वाला क्या चल रहा है? कुछ ही नहीं है, प्रजामंडल के ताला पड़ा है। तो बजाज जी को लगा यार ये लोग अब नहीं संभाल पाएंगे। तो बजाज जी ने एक तो कहा कि भाई हीरालाल जी को समाचार भेजो, हीरालाल जी को बुलाओ, हीरालाल जी यार ये काम ढंग से कर पाएंगे। तो एक तो हीरालाल जी को वापस बुलाया गया और एक यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे, उसमें चिरंजीलाल मिश्र। तो चिरंजीलाल मिश्र को तो बना दिया था अध्यक्ष और हीरालाल जी को बना दिया था इसका सचिव।
हीरालाल जो शास्त्री थे उनको इसका सचिव कर दो या मंत्री कर दो, मिनिस्टर सेक्रेटरी कुछ ही कर दो, वो एक प्रेसिडेंट बना दिए गए, एक मंत्री बना दिए गए। तो 36 से प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो वही बजाज जी के द्वारा किया गया था। हालांकि प्रजामंडल ढंग से काम करना तो 37 के अंदर ही लगा था, पर 36 में जब इसका पुनर्गठन किया गया तो चिरंजीव लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब गतिविधियां बढ़ी। 1938 में बजाज जी खुद अध्यक्ष बने, जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने। और अब की बार का अब साहब जो प्रजामंडल है उसका अधिवेशन बुलाया जाएगा, और जो प्रजामंडल का पहला अधिवेशन था, फर्स्ट सेशन जो था प्रजामंडल का, वो बुलाया गया 8-9 मई 1938 को पहला अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो भी बजाज जी को बनाए। बजाज जी कहा भाई आप अधिवेशन के अध्यक्ष ही बन जाओ। उस समय अपने जयपुर में एक जगह हुआ करती थी नथमल का कटला, तो ये अधिवेशन वगैरह उसमें गतिविधियों का मुख्य केंद्र था नथमल का कटला। तो नारे लगते थे कि नथमल के कटले में आया करो, सालाना जलसे की खुशियां मनाया करो। तो वहां जलसे की खुशियों के लिए नथमल के कटले में अधिवेशन किया गया 8-9 मई 1938 को। बजाज जी के अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन था। इस अधिवेशन के समय कस्तूरबा गांधी अपने जयपुर आए हुए थे, इसलिए 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने यहां पर एक महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। महिलाओं की एक सभा बुलाई गई, इस महिलाओं की सभा को इन्होंने संबोधित किया था। ये भी थोड़ा याद रखना कि भाई 10 मई 1938 को भारत की कौन सी एक बड़ी महिला नेता ने जयपुर में महिलाओं की सभा को संबोधित किया था, तो कस्तूरबा गांधी ने किया था। या कोई ये पूछ ले कि प्रथम अधिवेशन के समय कौन सी महिला ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया था, तो कस्तूरबा गांधी। तो ये दोनों तीनों बातें याद रखने वाली। 31 में प्रजामंडल बन गया था कपूरचंद पाट ने, जमनालाल बजाज ने। 36 में बजाज जी ने पुनर्गठन किया, चिरंजीव लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को मंत्री बना के गए। 1938 में बजाज जी इसके अध्यक्ष बने। पहला अधिवेशन बुलाया गया 8-9 मई 1938 को, बजाज जी उसी के अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। नथमल का कटला नाम की एक जगह थी जहां पर ये अधिवेशन वगैरह किए जाते थे। 38 में एक बात और भी, हीरालाल शास्त्री चूंकि जी जान से इसके अंदर लगे हुए थे, और एक अलग से एक वीडियो और शेखावटी किसान आंदोलन का जो वीडियो आप उसमें भी सुनना, उसमें भी एक ही बातें आई कि जयपुर प्रजामंडल शेखावटी जो किसान आंदोलन था उसके समर्थन में उतर गया था। इसलिए जो शेखावटी किसान सभा थी उसने एक घोषणा की कि हम हमारा विलय प्रजामंडल के अंदर करते हैं। तो 1938 में शास्त्री जी के कहने पर शेखावटी किसान सभा जो थी वो प्रजामंडल के अंदर विलय कर गई, प्रजामंडल में मिल गई थी। तो थोड़े और नए नेता मिले, नए नेता आ गए थे सामने। जैसे मैंने उसके अंदर बताया मैं आपको, एक नेता थे सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह शेखावटी किसान ये आ गए साथ में। एक नेत्राम सिंह जी हुआ करते थे, नेत्राम सिंह गोरीर, ये आ गए थे। एक नेता मैंने और बताए थे ताड़केश्वर शर्मा, उनके समाचार पत्र वगैरह भी बताए हुए, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, ये आ गए थे। एक लादूराम जोशी जो बाद में प्रजामंडल का जब 7वां अधिवेशन दौसा के अंदर हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे। इनका नाम भी याद रख लेना कि दौसा वाला जो 7वां अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष ही बने थे, प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे बाद में। तो ये भी जुड़ गए थे। तो शेखावटी किसान सभा के कुछ नेता प्रजामंडल के साथ है, तो प्रजामंडल थोड़ा और विस्तृत हुआ। सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह गोरीर, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी प्रजामंडल के 7वें अधिवेशन जो कि दौसा में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। चलो बात आई तो नेत्राम सिंह गोरीर से संबंधित एक बात बता। इन नेत्राम सिंह गोरीर की पुत्री थे कमला बेनीवाल। आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना होगा कमला बेनीवाल, जो कि अपने राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। 1954 के अंदर 1954 में जो राजस्थान की पहली विधानसभा थी उसी के अंदर एक महिला मंत्री बनाई गई थी, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनाई गई थी। और राजस्थान के प्रथम महिला मंत्री थे तो कमला बेनीवाल थे। एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा। 2003 में जब अशोक गहलोत सर की पहली गवर्नमेंट हुआ करती थी उसमें 2003 के अंदर इनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, डिप्टी सीएम बनाया गया था इनको। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। कालांतर में इनको 2009 में त्रिपुरा के अंदर राज्यपाल बना दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। उसके बाद गुजरात के अंदर राज्यपाल रहे थे लगभग 2014 तक, और 2014 में बाद में मिजोरम के अंदर भी इनको राज्यपाल रखा गया था। तो एक बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा एक महिला का 1954 से लेकर 2014 तक। आप देख लीजिए वो नेत्राम सिंह जी की बेटी थी। हम जानते हैं, हम कमला बेनीवाल को अलग से जानते हैं, हम नेत्राम सिंह जी को अलग से जानते हैं, पर ये इनके बीच का रिलेशन ये बात है, इसलिए मुझे याद आ गया। तो याद रख लेना कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही थी, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य की
प्रथम महिला राज्यपाल रही थी। गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया था। पर ये तो थोड़ी अलग से बात होगी, टॉपिक सेट की बात होगी। ये थोड़ा सा इतना याद रखना कि ये आपके 1938 में ही शास्त्री जी के कहने पर शेखावटी किसान सभा ने अपना विलय कर दिया था और कुछ नेता जो थे वो जुड़ गए थे। पर अब ये बातें जयपुर रियासत को पता चली कि यार प्रजामंडल ठीक फड़फड़ कर रहा है आजकल, ये तो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, अधिवेशन वगैरह कर रहा है, वो तो अलग है, और ये तो शेखावटी वाले किसानों को बुला के उनका समर्थन और ले रहे हैं, इसलिए रोक लगा दी और कहा कि भाई प्रजामंडल बैन। 1939 के अंदर प्रजामंडल को बैन कर दिया गया कि प्रजामंडल किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं चला सकता। अब क्या किया जाए? तो जब प्रजामंडल को बैन किया गया तो गांधी जी से सलाह ले गए, गांधी जी क्या करें? गांधी जी का एक ही तरीका सत्याग्रह। गांधी जी ने कहा सत्याग्रह शुरू कर दो, नॉन वायलेंट तरीके से अपनी गिरफ्तारियां दो, सरकार को कहो गिरफ्तार कर लो, यदि आपको इतना ही बुरा लगता है आंदोलन करना, यदि आपको इतना ही बुरा लगता है प्रजामंडल बनाना, तो करो हमें गिरफ्तार। तो सत्याग्रह चला दिया गया था। तो 1939 के अंदर जब प्रजामंडल को बैन किया गया तो उसके खिलाफ सत्याग्रह का उद्घाटन कर दिया गया। चिरंजीलाल मिश्र पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, मतलब जो पहला जत्था लेके गए थे उसमें चिरंजीलाल मिश्र थे। कुछ महिलाओं के नाम बड़े महत्वपूर्ण है जिन महिलाओं ने इसके अंदर गिरफ्तारियां दी थी। एक जत्थे का नेतृत्व कर रही थी रमादेवी देशपांडे, रमादेवी पांडे के दुबले। अभी जो थोड़ी देर पहले हम जो अमृतसर वाला चरखा संघ पढ़ रहे थे उसमें जिनका बलवंत सांवड़ाराम देशपांडे जो मैंने बताए थे बजाज जी के साथ में, उनके धर्मपत्नी थे रमादेवी पांडे। इन्होंने 5 अन्य महिलाओं के साथ में उसमें गिरफ्तारी दी थी। 5 अन्य महिलाएं और थी इसके अंदर। सुशीला देवी थे, एक सुमित्रा देवी थे, एक शारदा देवी थे, विद्या देवी, इंदिरा देवी। इन कुछ महिलाओं ने इसके अंदर गिरफ्तारियां दी थी रमादेवी पांडे के साथ 5 अन्य महिलाओं ने, और सबके साथ में छोटे छोटे बच्चे और थे, पर ये भी यूं जज्बे के साथ में आई थी। एक जो ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा नाम लिखा है, इनके जो धर्मपत्नी थे दुर्गावती शर्मा, दुर्गावती शर्मा, उन्होंने भी इसके अंदर गिरफ्तारी दी थी। तो उनका ये एक अलग जत्था था और रमादेवी पांडे वाला एक अलग जत्था था। एक बार सिंपल से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रमादेवी पांडे ने कौन से प्रजामंडल की तरफ से गिरफ्तारी दी थी? जयपुर प्रजामंडल। दुर्गावती शर्मा कौन से प्रजामंडल के साथ जुड़ी हुई थी? तो जयपुर प्रजामंडल। अन्य महिलाओं के तो नाम नहीं पूछेंगे, अपने याद नहीं हो तो मत करना। और क्यों ऐसा हुआ था? तो प्रजामंडल बैन कर दिया गया था, इसलिए 1939 के अंदर ये सत्याग्रह यहाँ पर चलाया गया था। लेकिन वही चूंकि गांधी जी सत्याग्रह, गांधी जी से पूछ के सत्याग्रह चलाया गया, तो गांधी जी ने बाद में कहा कि सत्याग्रह रोक दिया जाए। गांधी जी अक्सर अपने आंदोलनों को एक चरम पर ले जाकर रोक दिया करते थे ताकि अगले आंदोलन के लिए क्षमताएं, शक्तियां, ऊर्जा, एनर्जी बचाई जा सके, अगला आंदोलन चलाया जा सके। तो 18 मार्च 1939 को बाद में सत्याग्रह तो रोक दिया गया था। लेकिन इस सत्याग्रह के दौरान, जब ये सत्याग्रह चल रहा था, इस दौरान 2 बड़ी घटनाएं और भी, वो याद रखने वाली सी बात है। 2 दिवस मनाए गए थे अपने जयपुर के अंदर, अलग से बता देता हूं आपको। तो 2 दिवस कौन कौन से वो देख लेना। इसमें अपने याद रखने वाली सी बात है, अधिवेशन याद रखना 1938 वाला, और कैसे शेखावटी किसान सभा इसके साथ जुड़ गई थी, और प्रजामंडल जब बैन कर दिया गया, सत्याग्रह चला था, सत्याग्रह महिलाएं कौन थी, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे बैन कर दिया, उसके बारे में बताया मैंने अभी। 18 मार्च को बैन करने से पहले मैंने बताया कि जयपुर के अंदर 2 दिवस मनाए गए थे, याद रखने वाले से है वो। तो उन दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, कौन कौन से दिवस थे। 2 दिवस थे, एक तो जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस था जब किसान इसके साथ में जुड़ गए थे, और एक जयपुर दिवस ही मनाया गया था। एक जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस, जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस ये मनाया गया था 1 मार्च 1939 को, 1 मार्च 1939, और एक जयपुर दिवस ही मनाया गया था। ये जयपुर दिवस मनाया गया था 12 मार्च, 12 मार्च 1939 को ये मनाया गया था। तो ये 2 दिवस याद रखना। एक दिवस मैंने पहले बताया मोतीलाल तेजावत की रिहाई के लिए, वो भी याद रखना आपने, 5 अप्रैल वाला। और ये जयपुर सत्याग्रह दिवस और सत्याग्रह किसान दिवस और जयपुर दिवस भी याद रखना। 1 मार्च 1939 1939 और 12 मार्च 1939 को 2 दिवस मनाए गए थे। अब जब ये सत्याग्रह वगैरह चला तो सरकार भी झुकने पे, सरकार ने 1940 में कह दिया कि हाँ ठीक है साहब, हम आपको मान्यता देते हैं, आपका पंजीकृत करते हैं। 2 अप्रैल 1940 को पंजीकरण कर लिया गया, प्रजामंडल की बातें मान ली गई। और प्रजामंडल वालों ने कहा यार तुम अंग्रेजों से काम करवाते हो, ये अंग्रेजों वाला जो प्रधानमंत्री इसको हटाया जाए। उस समय अपने अंग्रेजों का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था यहाँ पे, मिस्टर बीचम। तो कहा मिस्टर बीचम को हटाया जाए, अंग्रेज प्रधानमंत्री को हम नहीं साइन करेंगे और इसकी जगह पे किसी भारतीय को बनाया जाए। तो राजा ने भी बात मान ली और जयपुर रियासत ने बात मान ली। एक नए बंदे थे राजा ज्ञाननाथ को जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो कोई पूछे कि भाई मिस्टर बीचम कहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनको हटा दिया गया था? जयपुर के प्रधानमंत्री थे, इनको हटा दिया गया था, इनकी जगह पे राजा ज्ञाननाथ को प्रधानमंत्री
बना दिया गया था। अब जब दोबारा प्रजामंडल शुरू हुआ तो 1940 में फिर दूसरा अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन के समय वापस बजाज जी अध्यक्ष थे। और याद रखने वाली बात, इस अधिवेशन में एक और बड़े बंदे ने भाग लिया था, कैलाशनाथ काटजू। भारत के एक बड़े वकील हुए थे कैलाशनाथ काटजू। आपने कभी ये नाम सुना हो, एक अपने सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे मार्कंडे काटजू। तो मार्कंडे काटजू के दादाजी थे कैलाशनाथ काटजू। तो ये भी कैलाशनाथ काटजू इस दूसरे अधिवेशन में 1940 में, जो कि बजाज जी के अध्यक्षता में हुआ था, भाग लेने के लिए जयपुर आए थे। प्रजामंडल अब ढंग से काम कर रहा है वापस, लेकिन वही सब चीजें हमेशा दुरुस्त ढंग से चलती नहीं है, कुछ ना कुछ व्यवधान आते ही। इतने में कुछ लोगों को लगा कि नहीं, हम प्रजामंडल के साथ काम नहीं करेंगे, और लोगों के एक ग्रुप ने अलग से एक ग्रुप बना लिया अपना, एक प्रगतिशील प्रजामंडल दल की स्थापना कर ली गई। चिरंजीलाल अग्रवाल हुआ करते थे, प्रगतिशील प्रजामंडल दल बनाया उन्होंने, चिरंजीलाल अग्रवाल। तो ये पूछ लेना भाई, जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर प्रगतिशील प्रजामंडल दल बनाने वाले कौन थे? तो चिरंजीलाल अग्रवाल थे, जिन्होंने कि प्रगतिशील प्रजामंडल दल बना लिया था। तो ये याद रखने वाली सी बात है। इसी बीच 1942 आ गया। 1942 में दो घटनाएं हो रही है अपने 1942 के अंदर। 1942 में एक तो इधर बजाज जी का निधन हो गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के अंदर एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक मैदान, वहां से शुरू किया था। और उसी दिन गांधी जी ने अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, करो या मरो, डू और डाई वाला भाषण दिया गया था। और गांधी जी ने उस दिन घोषणा की कि भाई अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने उसी दिन ये भी कहा कि राजा जिन जिन रियासतों के अंदर बैठे हैं वो अंग्रेजों के साथ अपने संबंध विच्छेद कर ले, अंग्रेजों को तलाक 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 बोल दे, अंग्रेजों से अब कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और जनता को शासन सौंप दे। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वहां पर भी हम आंदोलन छेड़ देंगे, वहां पर भी आपके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। 8 अगस्त को गांधी जी ने घोषणा की। 9 अगस्त को तड़के 4 बजे ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी तथा कांग्रेस के बाकी तमाम नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब ये नहीं समझ में आई कि वो जो गांधी जी की एक लाइन है कि अंग्रेजों से संबंध विच्छेद किए जाएं और जनता को शासन सौंप दिया जाए, इसका इंप्लीमेंटेशन होगा कैसे, ये कैसे लागू किया जाएगा? शास्त्री जी इस बात को समझ ही नहीं पाए। शास्त्री जी अपने जयपुर वापस आए और बड़े अपने राजस्थान में जीते प्रजामंडल थे, उनमें बड़ा प्रजामंडल था तो जयपुर ही था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। शास्त्री जी ने कहा भाई हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही। फिर दूसरा, शास्त्री जी के जयपुर महाराजा के साथ में भी थोड़े अच्छे रिलेशन हो रखे थे। महाराजा ने घोषणा भी कर दी थी कि हाँ मैं जनता को अधिकार देने के लिए तैयार हूं। तो शास्त्री जी का बात ही खत्म हो गई। लाइन यही कही हुई है कि जनता को अधिकार देते हैं, राजा जी कह रहे हैं जनता को अधिकार देने के लिए तैयार है, फिर आंदोलन क्यों किया जाए? इसलिए 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। आरपीएससी ने खूब बार पूछा है कि कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो जयपुर प्रजामंडल ने। मुझे भी याद है 2013 के मेंस के पहले पेपर का पहला क्वेश्चन था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल का क्या दृष्टिकोण था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल ने उसके अंदर भाग नहीं लिया। जब भाग नहीं लिया तो अब प्रजामंडल में सारे लोग राजी तो नहीं हो सकते। तो प्रजामंडल का एक गुट था, वो इस बात के लिए कसमसा रहा था और उसने कहा कि नहीं भाई आप भले भाग लो भले मत लो, लेकिन हम तो इसके अंदर भाग लेंगे। तो वो प्रजामंडल से गुट अलग हो गया था और वो जो अलग होने वाला गुट था वो था आजाद मोर्चा। और इस आजाद मोर्चा ने कहा भाई हम तो भाग लेंगे। तो कोई पूछे क्या जयपुर प्रजामंडल ने भाग लिया था? तो जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। तो जयपुर रियासत में आंदोलन किसने चलाया? तो आजाद मोर्चा ने चलाया। आजाद मोर्चा बनाने वाले जो नेता थे ये बाबा हरिश्चंद्र थे, प्रजामंडल के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यक्ष तो शास्त्री जी थे। इन्होंने कहा भाई मैं तो चलाऊंगा। तो बाबा हरिश्चंद्र ने, फिर आपके एक बंदे इनके साथ और कई बंदे और जुड़े, जैसे रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे, एक गुलाबचंद कासलीवाल थे, गुलाबचंद कासलीवाल, हंस डी रॉय, इन लोगों के नाम थोड़े याद रख लेना आप। चिरंजीलाल मिश्र, इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया था आजाद मोर्चा नामक एक नई पार्टी बनाकर। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, बाबा हरिश्चंद्र इसके नेता थे, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, हंस डी रॉय और चिरंजीलाल मिश्र।
आप ये देखिए भी अपने जो जेलन रोड है जयपुर के अंदर, जेलन रोड से जब यूनिवर्सिटी के आगे से निकलते हुए अपने तीन मूर्ति सर्किल तक जाते हैं, उसके बाद उस रोड का आगे नाम देखना, उसका नाम बाबा हरिश्चंद्र रोड है। तो इस बार जब कभी आप वो बाबा हरिश्चंद्र रोड देखो तो आपके दिमाग में नचे कि बाबा हरिश्चंद्र वही है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल से असंतुष्ट होकर एक नया ग्रुप बना लिया था, जिस ग्रुप को हम आजाद मोर्चा के नाम से जानते हैं। इस आजाद मोर्चा का जो ऑफिस हुआ करता था वो गुलाब चंद कासलीवाल के घर पे था। इनके घर पे कार्यालय बनाया गया था। कोई पूछे आजाद मोर्चा का कार्यालय कहां पर बनाया गया था, तो गुलाब चंद कासलीवाल के घर पे बनाया गया था। दौलतमल भंडारी के बारे में आपको बात बताऊं, याद रखना, ये जो दौलतमल भंडारी थे, इन्होंने 1930 के अंदर जयपुर में बार एसोसिएशन, वकीलों का तो संगठन होता है अपने, बार एसोसिएशन बना लेते हैं वकील, तो इन्होंने 1930 में जयपुर में बार एसोसिएशन बनाया था। ये दौलतमल भंडारी कालांतर में अपने राजस्थान का जो हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, सीधे बनाए गए थे। तो ये भी याद रख लेना कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनमें से बाद में कौन सा नेता बना था, दौलतमल भंडारी बने थे। अक्सर कई बार वैसे क्वेश्चन भी आ जाता है इनमें से कौन सा व्यक्ति हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था या नहीं बना था, तो कम से कम ये एक नाम तो इस चक्कर में अपने याद रहेगी, दौलतमल भंडारी वही है जो आजाद मोर्चा वाले। आप जब आजाद मोर्चा वालों ने कहा भाई हम तो भाग लेंगे, आपको देख लो लेना है कि नहीं लेना है, तो शास्त्री जी ने वापस जयपुर वालों से बात की कि यार ये यदि आजाद मोर्चा से भाग ले रहे, आपने कह तो दिया हम जनता को शामिल करेंगे पर आप नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं भी यहाँ पर आंदोलन खड़ा करूंगा, मेरे पर आजाद मोर्चा का दबाव पड़ रहा है। तो बाद में जयपुर की सरकार ने शास्त्री जी कहा, शास्त्री जी रुको, ऐसे मत करो, और शास्त्री जी को बातचीत करने के लिए बुलाया। ये वापस थोड़ी बात देख लेना। तो जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस 1 मार्च को, जयपुर दिवस 12 मार्च को, मिस्टर बीचम को हटाकर राजा ज्ञाननाथ को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 1940 में पंजीकरण किया गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया था प्रजामंडल का, और 1940 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, बजाजी फिर अध्यक्ष थे, कैलाशनाथ काटजू ने इस अधिवेशन में भाग लिया था, पर चिरंजीलाल अग्रवाल के नेतृत्व में ग्रुप अलग हो गया था, वो प्रगतिशील प्रजामंडल दल था। ऐसे ये ग्रुप अलग और हुआ था, वो 1942 में हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर बात आई थी, तो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, उनका जो धड़ा था वो चाहता था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, पर बाबा हरिश्चंद्र जो भी उपाध्यक्ष हुआ करते थे उन वाला धड़ा कह रहा था कि हम भाग लेंगे। उस धड़े ने एक अलग पार्टी बना ली थी, आजाद मोर्चा। गुलाब चंद कासलीवाल के घर पर उसका कार्यालय रखा गया था, अन्य कार्यकर्ता ये और थे। थोड़ी सी आगे की बात पड़ता है, जब ये सब चीजें चल रही थी, अपने जयपुर में राजा हुआ करते थे सवाई मानसिंह सेकंड, जिनके नाम पर अपने एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल ये जो सब बने हुए हैं, वो उस समय यहाँ पर राजा हुआ करते थे। और अपने यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल उस समय अपने जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो मिर्जा इस्माइल साहब तो थे अपने प्रधानमंत्री, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, और अपने प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे हीरालाल शास्त्री। शास्त्री जी ने कहा कि भाई बताओ क्या करना है, मैं आंदोलन करूंगा, तो इनको कहा भाई आप आओ मेरे से बातचीत करने के लिए। हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल साहब जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे और शास्त्री जो अध्यक्ष थे, बातचीत करने के लिए गए। पूछा बताओ क्यों आंदोलन करना चाहते हो, क्या दिक्कत है। शास्त्री जी ने कहा सीधी सी बात है, हमारी मुख्य मांग है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जनता का पार्टिसिपेशन लिया जाए, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो। मिर्जा इस्माइल साहब ने कहा साहब पक्का, मैं आपको कहता हूं कि हम जयपुर में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कर देंगे। और बताओ कोई बात हो, क्या आप जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है उसके अंदर आप अंग्रेजों का तन मन धन से साथ देते हो। मिर्जा इस्माइल साहब ने कहा कि नहीं देंगे, अंग्रेजों को कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा, अंग्रेजों का साथ नहीं होगा। और बताओ कोई दिक्कत हो। इन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से कुछ यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए छोटा मोटा आंदोलन चलाते हैं, नॉन वायलेंट चलाते हैं, चुपचाप कोई मोमबत्तियां कैंडल मार्च निकालते हैं, पकड़ के ले जाते हो और जेल के अंदर डाल देते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद नहीं होगा, तुम शांतिपूर्ण पीसफुल मूवमेंट कुछ भी चला सकते हो, शांतिपूर्ण आंदोलन चला सकते हो। और बताओ शास्त्री जी कोई दिक्कत हो कि हमारे उधर को बिहार, बंगाल, पंजाब जो अंग्रेजों वाला भारत है, वहां पर कोई बंदा अंग्रेजों को मार देता है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर देता है, अंग्रेज गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो भाग के जयपुर आ जाते हैं, हम उसको घर पे रख लेते हैं। पर क्योंकि आपकी सरकार, आपका राजा अंग्रेजों का दोस्त है, इसलिए उस बंदे को पकड़ते हो और पकड़ के अंग्रेजों को वापस दे देते हो और हमें भी पकड़ के जेल में डाल देते हो। इस्माइल साहब ने कहा यार चिंता मत करो, इस बार आए चुपचाप रख लेना, बताना ही मत किसी को, नहीं तो उसको पकड़ेंगे ना आपको पकड़ा जाएगा। तो ब्रिटिश भारत का कोई भी रिबेलियन, कोई भी विद्रोह यदि आता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और प्रजामंडल चाहे तो उसको असाइलम दे सकता है, उसको शरण दे सकता है। और बताओ कोई दिक्कत है। शास्त्री जी ने कहा और तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। सेवा क्या है, बस वही आंदोलन क्यों करने हैं अपने अपने, हम आपकी सारी बात मान रहे हैं। तो अब शास्त्री जी पक्के हो गए भाई हम तो आंदोलन नहीं करेंगे। ये जो समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में, इस समझौते को कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये थोड़ा याद रख लेना।
कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था 17 सितंबर 1942 को। 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। मिर्जा इस्माइल कौन थे? तो जयपुर के प्रधानमंत्री थे। आप वैसे ही अपने जयपुर की सबसे व्यस्तम रोड है MI रोड, तो इस बार जब MI रोड जाओ तो उसको MI रोड मत बोलना, उसका नाम बोलना आप मिर्जा इस्माइल रोड। जयपुर की स्थापना करने वाले थे सवाई जयसिंह जी, लेकिन आधुनिक जयपुर का निर्माता यदि किसी बंदे को कहा जाए तो मिर्जा इस्माइल साहब। और मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री के बीच, जो कि प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ और कहा गया कि जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन अर्थात रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेगी। जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेगी। जयपुर रियासत में कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन पीसफुली मूवमेंट किया जा सकता है। जयपुर रियासत ब्रिटिश इंडिया के किसी भी रिबेलियन को अरेस्ट नहीं करेगी। प्रजामंडल उस रिबेलियन को असाइलम भी दे सकता है, शेल्टर दे सकता है, शरण दे सकता है उसको। और इसके एवज में कहा गया कि आप आंदोलन के अंदर भाग मत लो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा था, कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था, क्या इसके अंदर भाग नहीं लेगी। तो आपसे कोई अलग से भी ये पूछ लेगी जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में आप क्या जानते हो तो आप बताना, या कोई पूछ ले कि कौन से समझौते की वजह से जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में बाद में भाग नहीं लेता है, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, क्या हुआ था। क्योंकि इसमें कहा गया कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, तो हाथों हाथ जयपुर रियासत ने बात मानी और 1942 के अंदर एक समिति बनाएगी, एक कमेटी बनाएगी। भाई बताओ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। कमेटी ने 1943 में अपने रिकमेंडेशन दे दी कि भाई ये करना है, इसके अंदर देख लो आप। लेकिन ये रिकमेंडेशन 2 साल तक धूल खाती रही, इनको कोई लागू नहीं किया गया। 1945 में रिकमेंडेशन को लागू किया गया और कहा गया कि जयपुर के अंदर एक वो सभा बनाई जाएगी, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली टाइप की, कि जैसे अपनी संसद होती है, विधानसभा होती है, वैसे कानून की एक संगठन बनाया जाएगा। वरना क्या होता था कि राजा का निरंकुश शासन होता था, मोनार्की होती थी, राजा ने जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन अब कहा गया कि नहीं साहब, एक ऐसी सभा बनाई जाए जिसके माध्यम से राजा शासन करे। ज्यादा अच्छे शब्दों में कहे तो अपने संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की जाए। और 1945 में कहा गया कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी उसका जो संगठन होगा उसका नाम होगा धारा सभा। और इस धारा सभा में बाइकैमरल व्यवस्था होगी, 2 सदन होंगे, इसके अंदर 2 हाउस बनाए जाएंगे। एक हाउस होगा इसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, और एक हाउस इसके अंदर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। कुछ सदस्य तो गवर्नमेंट की तरफ से होते थे, कुछ सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते थे। तो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, इलेक्शन करवाओ, तो भागा था 45 में इलेक्शन करवाएंगे। प्रजामंडल ने इलेक्शन के अंदर भाग लिया, तो प्रजामंडल इलेक्शन में भयंकर तरीके से हारा था, बुरी तरीके से हार गया था। वो थोड़े सदस्य जीत गए थे, प्रतिनिधि सभा में 51 सदस्य जीत गए थे, विधानसभा में तो 3 मेंबर जीत गए थे। लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कोई बात नहीं भाई, हम फिर भी जनता के अंदर से मंत्री आप लेंगे और मंत्रियों को हम स्थान देंगे। 1946 में देवी शंकर तिवाड़ी जो थे, इनको जयपुर के अंदर मंत्री बना दिया गया था। राजस्थान की किसी भी रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री यदि शामिल किया गया था तो वो देवी शंकर तिवाड़ी थे। 1946 में जयपुर रियासत के अंदर शामिल किए गए थे। तो याद रखना कि राजस्थान में सबसे पहले किसी भी रियासत में गैर सरकारी मंत्री कौन बनाया गया था, तो देवी शंकर तिवाड़ी बनाए गए थे, 1946 के अंदर बनाए गए थे। तिवाड़ी जी की लो बात आई तो मैं तिवाड़ी जी की 1-2 बातें और बताऊं। एक तो प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे, नॉन गवर्नमेंट मिनिस्टर। और बात आई तो और बताऊं, ये प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। 5वां अधिवेशन हुआ था प्रजामंडल का हिंडौन में। प्रजामंडल का जो हिंडौन में 5वां अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष थे। फिर इनके बारे में एक बात और बताऊं, मैंने अभी बताया कि 1942 में बजाज जी का निधन हो गया। तो बजाज जी की याद में इन्होंने 1943 में एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया था, लोकवाणी। ये भी याद रख लेना, लोकवाणी समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र था, वीकली न्यूज़पेपर था। बजाज जी की याद में शुरू किया गया था, देवी शंकर तिवाड़ी ने किया था। तिवाड़ी जी के बारे में 3 फैक्ट याद रखना। जयपुर रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे, केवल जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के। प्रजामंडल के 5वां अधिवेशन जो हिंडौन में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। 1943 में बजाज जी की याद में इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला था, इसका नाम था लोकवाणी। एक समाचार पत्र पहले बताया मैंने, श्यामलाल वर्मा का जयपुर समाचार वो था, और एक ही आपके लोकवाणी है जो 1943, वो 1942 का था, ये 1943 का। चलो समाचार पत्र है याद हो रहे हैं। 1940 में एक समाचार पत्र और निकलना शुरू हुआ था, जय भूमि। और ये जो जय भूमि समाचार पत्र था, ये समाचार पत्र था गुलाबचंद काला। गुलाबचंद काला ने ये समाचार पत्र निकाला था। समाचार पत्रों से याद आया इसलिए ये भी याद रख लेना। 3 समाचार पत्र अपने जयपुर से यहाँ से निकलते थे। एक मैंने जयपुर समाचार बताया, एक जय भूमि है, और एक ही आपका लोकवाणी। तो 42 में कहा गया कि समिति बनाओ, उत्तरदायी शासन स्थापित कैसे किया जाएगा। 43 में उस समिति ने अपनी सिफारिशें दी।
और 45 में धारा सभा बनाएगी, बाई कैमरल थी, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली था। 45 में चुनाव हुए लेकिन प्रजामंडल हार गया। 46 में देवी शंकर तिवारी को उसके बावजूद मंत्री बनाया गया था इसके अंदर। 47 में थोड़े सुधार और हुए और 48 के अंदर फिर ढंग से और सुधार किए गए। 48 में संवैधानिक सुधार और हुए। 48 के अंदर कहा गया कि राजा तो होंगे, राजा के नीचे एक होंगे दीवान, एक होंगे मुख्य सचिव और 5 होंगे सचिव। ये बात कहेगी, एक दीवान बनाए जाएंगे, एक मुख्य सचिव बनाए जाएंगे और 5 सचिव बनाए जाएंगे। एक जो दीवान बनाए गए थे वो तो थे वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी को इसके अंदर दीवान बनाया गया था। एक जो मुख्य सचिव बनाए गए थे वो थे हीरालाल शास्त्री। मुख्य सचिव मतलब मान लो आज के अपने मुख्यमंत्री की टाइप में। और जो 5 सचिव बनाए गए थे, तो 5 सचिव, एक तो देवी शंकर तिवारी जी थे, एक लिए गए दौलतमल भंडारी, एक लिए गए टीकाराम पालीवाल, ये तो जनता की तरफ से थे, और 2 सामंतों की तरफ से लिए गए थे। एक जो गीजगढ़ के सामंत थे, कुशल सिंह जी नाम था उनका, उनको लिया गया था, और एक अजय राजपुरा के सामंत थे, उनको लिया गया था। ये सब व्यवस्थाएं 1948 में की गई कि एक दीवान होगा राजा के अधीन। वीटी कृष्णामाचारी, याद रखना किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, वीटी कृष्णामाचारी कौन सी रियासत के दीवान थे? जयपुर रियासत। और बताऊं वीटी कृष्णामाचारी, चलो पहले ये बात कर लेते, फिर मैं वीटी कृष्णामाचारी बारे में 2-4 बातें और बताऊंगा। वीटी कृष्णामाचारी को दीवान बनाया गया, मुख्य सचिव बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, और 5 सचिव बनाए गए थे जिनमें एक देवी शंकर तिवारी थे, दौलतमल भंडारी थे, टीकाराम पालीवाल जो कि बाद में अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यदि कोई बने थे तो टीकाराम पालीवाल। लो पालीवाल जी का जिक्र है तो बताऊं, पालीवाल जी ने दिल्ली में एक संगठन बनाया था, विद्यार्थी यूथ लीग, ये भी याद रख लेना। पालीवाल जी का संगठन था विद्यार्थी यूथ लीग नाम करके, और 2 सामंतों की तरफ से लिए गए थे, एक गीजगढ़ का सामंत था और एक अजय राजपुरा के सामंत थे। आप बाईसगोदाम पुलिया से नीचे उतरेंगे तो एक गीजगढ़ होटल है बड़ा सा, वो गीजगढ़ ठिकाने का है, वो गीजगढ़ जयपुर में ठिकाना हुआ करता था। तो यहाँ के जो सामंत थे उनको इसके अंदर लिया गया था। वीटी कृष्णामाचारी की बात करते हैं। अब जब 48 के अंदर इधर तो ये उत्तरदायी शासन ये स्थापित हो रहा है, उधर जब भारत आजाद हो रहा था तो अपने संविधान सभा 46 के अंदर संविधान सभा के चुनाव की बात है। तो जो ब्रिटिश इंडिया, जो अंग्रेजों वाला भारत था, वहां से तो कहा गया कि चुनाव होंगे, और जो राजाओं वाला भारत था वहां से कहा कुछ सदस्य मनोनीत करके भेजे जाएंगे, नॉमिनेट करके भेजे जाएंगे। अपने जयपुर से संविधान सभा में 3 सदस्य भेजे गए थे, उनके भी नाम याद रख लेना। 3 सदस्यों में एक तो ये वीटी कृष्णामाचारी थे, एक ये आपके हीरालाल शास्त्री थे, एक सदस्य और याद रख लेना, सरदार सिंह खेतड़ी। खेतड़ी जो अपने ठिकाना पड़ता है, या खेतड़ी ठिकाने के राजा थे सरदार सिंह खेतड़ी, तो इनको भेजा गया था जयपुर की तरफ से। 3 मेंबर थे, वीटी कृष्णामाचारी थे, हीरालाल शास्त्री थे और सरदार सिंह खेतड़ी थे। सरदार सिंह खेतड़ी जिन्होंने बाद में अपने राजस्थान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अक्सर जो खेतड़ी ठिकाने का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके अंदर आप कई बार अखबारों में नाम पढ़ते रहते हैं, तो सरदार सिंह खेतड़ी वही थे जो जयपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा के अंदर 3 सदस्य भेजे गए थे, उनके अंदर से एक थे। वीटी कृष्णामाचारी के बारे में और बात बताऊं, वीटी कृष्णामाचारी बाद में संविधान सभा के अंदर उपाध्यक्ष बनाए गए थे। हम जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में एक उपाध्यक्ष और बनाया गया था, और वो जो और उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो वीटी कृष्णामाचारी इसके अंदर उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भी थोड़ा सा एक अलग से बात थी, पर याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई वापस इससे संबंधित पूछ ले। ये जो 48 में मंत्रिमंडल बना था, वीटी कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री, देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल और 2 सामंतों वाला, ये तब तक काम करता रहा जब तक कि वृहत राजस्थान का गठन नहीं हो गया था। 30 मार्च 1949 को जो वृहत राजस्थान बन गया था, ग्रेटर राजस्थान बना दिया गया था, उसके बाद में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में यहाँ पर मंत्रिमंडल वापस बना दिया गया था। हीरालाल शास्त्री बाद में अपने राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी घोषित किए गए थे पूरे राजस्थान के, तो वो बाद में आगे की अलग से कहानी है। ये अपने जयपुर प्रजामंडल था, और जयपुर के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना किस किस प्रकार से हुई थी वो बातें मैंने सारी बताई। तो आप सारे समाचार पत्र वगैरह जितनी भी बातें वो सारी याद रखना। जेंटलमैन एग्रीमेंट थोड़ा सा अलग से ढंग से याद रख लेना, किस प्रकार से ये धारा सभा के 2 संगठन बने थे, प्रतिनिधि सभा और विधानसभा, और इनके चुनाव हुए थे, किस प्रकार कौन मंत्री बनाए गए थे, कब कब बनाए गए थे, कौन कौन शामिल थे, ये सारी बातें थोड़ी सी याद रखना। लो और थोड़ा सा जो जो इन लोगों के नाम आए थे उनके बारे में एक एक दुखा बात आपको और बताता हूँ, इसी के साथ हो जाएगा, थोड़ा ठीक रहेगा। ये शास्त्री जी के बारे में, शास्त्री जी के बारे में खूब सारी बातें तो हमने पढ़ ली, बता दी शास्त्री जी के बारे में। और 2-4 बातें, शास्त्री जी ने एक आत्मकथा लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी शास्त्री जी, जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र।
ऑटोबायोग्राफी थी। एक इन्होंने गीत लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। कांग्रेसी नेता था, उसके बावजूद भी शायद इनको पहले से पता था कि एक दिन भारत में सब नमो नमो हो जाएगी, इसलिए इन्होंने पहले ही कर दी होगी थोड़ी, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। एक गीत और है, थोड़ा सा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी गीत की बात है तो आप याद रख लेना, सपनो आयो, ये गीत और लिखा था। तो एक आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, अपना जीवन तो प्रत्यक्ष पढ़ा, देख लो यार, कुछ ही देखना है। और अपने एक गीत लिखा था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, और एक गीत और लिखा था सपनो। इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। सत्याग्रह जो मैंने बताया 1939 वाला जो सत्याग्रह था, उसकी मुख्य महिला नेता थी, सत्याग्रह में भाग लिया था उसमें। ये जो रतन शास्त्री थे, इनको 1955 में पद्मश्री दिया गया था। राजस्थान की प्रथम महिला जिनको पद्मश्री दिया गया था वो रतन शास्त्री थी 1955 में। हालांकि 1975 में 1975 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था, पद्म भूषण से भी संबोधित किया, वो इनको सम्मानित किया गया था। तो रतन शास्त्री का थोड़ा याद रख लें। इसे रतन शास्त्री याद किए। वैसे आप बजाज जी की जो पत्नी थे उनको भी याद रखा जाना चाहिए, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज भी बाद में अपने एक बड़े महिला नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। और जानकी देवी बजाज ने 1956 के अंदर जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण मिला था। राजस्थान में पहला पद्म विभूषण, महिला पुरुष सब में मिला मुलू के फर्स्ट पर्सनालिटी जिनको पद्म विभूषण दिया गया था, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, वो जानकी देवी बजाज थे 1956 के अंदर। आजादी के बाद में गांधी जी जो थे वो भारत के अंदर दो भूमिका निभा रहे थे आजादी से पहले। एक वो भारत के पॉलिटिकल लीडर थे, एक वो भारत के सोशल लीडर भी थे, वो सामाजिक नेता भी थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता भी थे। आजादी के बाद गांधी जी के पॉलिटिकल सक्सेसर जो हुए, गांधी जी के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के आध्यात्मिक या सामाजिक उत्तराधिकारी जो हुए थे वो हुए थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जिन्होंने आजादी के बाद भारत का एक बड़ा आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन, जिसके तहत लोगों ने अपनी संपत्तियां देश को समर्पित की थी। उस भूदान आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गौ सेवा संघ के तहत इन्होंने खूब लंबा काम किया था, गौ सेवा संघ के अंदर जुड़े रहे थे। कुएं खुदवाए थे, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 108 कुएं खुदवाए थे। और इनके इन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए 1956 में राजस्थान का प्रथम व्यक्ति, महिला पुरुष कुछ में भी गिनो आप, पद्म विभूषण जो दिया गया था वो जानकी देवी बजाज थे। प्रथम महिला का दो या प्रथम व्यक्तित्व का दो ये थे जिनको 1956 के अंदर दिया गया था। प्रजामंडल के बाकी नेता तो हमने पढ़ लिए, एक नेता और थोड़े से याद रखना, इनका क्वेश्चन पूछा हुआ है तो थोड़ा याद रख लेना, सिद्धराज ढड्डा। ये भी प्रजामंडल के एक नेता हुए थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था सर्व सेवा संघ, सबकी सेवा करेंगे भाई, सबका साथ सबका विकास। गांधी जी का जो एक सिद्धांत हुआ करता था सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, सभी का सभी प्रकार से उत्थान, राइज, अपलिफ्टमेंट किया जाना चाहिए, उस सर्वोदय के सिद्धांत को आगे ले जाने वाले कोई बंदे थे तो सिद्धराज ढड्डा थे, जिन्होंने की सर्व सेवा संघ की स्थापना की थी। फिर ऐसा नहीं है कि जयपुर में केवल शांतिपूर्ण गतिविधियां हुई, जयपुर के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां भी जिनको हम क्रांतिकारी गतिविधियां मान सकते हैं। और उन क्रांतिकारी गतिविधियां करने वालों में सबसे महत्वपूर्ण जो बंदा था, उस बंदे का नाम था रघुराज सिंह राठौड़। ये क्रांतिकारी थे। इन्होंने दो बंदों को यहां पर बम बनाना सिखाया था, एक तो राधेश्याम टिक्कीवाल को और एक रत्नाकर भारतीय को। इनको बम बनाना सिखाया था यहां पर। और कुछ लोग थे, एक बद्री नारायण थे, गोपाल दत्त थे, चंद्रशेखर थे। ये जयपुर रियासत में अपने क्रांतिकारी हुए थे, जिन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियां करने का प्रयास किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन ये थोड़ा हिंसा के रास्ते की तरफ चले गए थे। नाम याद रख लेना, कभी कोई सिंपल पूछ ले कौन सी रियासत से संबंधित है तो आपको याद है। ये अपना जयपुर प्रजामंडल था, इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है, प्री मेंस दोनों में पूछा जाता है। आगे की क्लासों में आके मुख्य जो भी प्रजामंडल और पढ़ेंगे। धन्यवाद।